नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार रिपब्लिक इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट आए हैं, एक ऐसे मेहमान कहें या अपने बड़े भाई का हैं, अमृतांशु जी हैं, जो वर्तमान समय में नौजवानों का दुख दर्द के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और इनकी जो सक्रियता हमें पिछले कुछ दिनों से दिख रही है, वो लगातार नौजवानों की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपना पूरे जीवन को समर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं। हम सबसे पहले उनका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे अमृतांशु जी, मेरा पहला सवाल होगा कि आप ऑलरेडी पूर्ववर्ती छात्र भी पटना विश्वविद्यालय के रहे हैं, और वर्तमान स्थिति शिक्षा का जो बनी हुई है पटना विश्वविद्यालय में, अगर हम स्पेशल बात करें तो कैसी बनी हुई है? पटना विश्वविद्यालय को बिहार का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी माना जाता था एक समय में, आज का स्थिति क्या है वहाँ का? देखिए, जहाँ तक पटना यूनिवर्सिटी की बात है तो हम ही नहीं, लगभग हमारे ग्रैंडफादर से ग्रेट ग्रैंडफादर तक पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक लीगेसी चल रहा है पटना यूनिवर्सिटी का, और पटना यूनिवर्सिटी अपने आप में एक पूरा विरासत संभाले हुए था लगभग 90 के दशक तक। ठीक है, और यह आपका पटना साइंस कॉलेज विश्व में 15वां स्थान एक समय में होल्ड करता था। पटना कॉलेज को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिएगा तो पटना यूनिवर्सिटी से शिक्षा एकदम नेस्तनाबूत होते जा रही है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि आज कोई भी बच्चा, ठीक है, ये बात आज भी सही है कि पटना यूनिवर्सिटी बाकी की जो यूनिवर्सिटीज हैं बिहार में, जो गवर्नमेंट से द्वारा संचालित, जो सरकार द्वारा संचालित यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे बेहतर है। आज भी आपको प्रॉपर 3 साल में डिग्री मिल जाती है, 2 साल में आपको मास्टर्स की डिग्री मिल जाती है। लेकिन आज शिक्षा का जो उसका एक ग्रेड था, शिक्षा का जो एक उसका क्वालिटी था, वो अब डिग्रेड होते चला जा रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है कि आप देखिए, आज पटना यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को वेतन समय पर नहीं मिल पाता है। पटना यूनिवर्सिटी के पास फंड नहीं है कि वो अपना विकास कर सके, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके या एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स बना सके। वो आधारित है, आप किसी डिपेंडेंट है किसी ना किसी सरकार के, किसी मंत्री के ऊपर, कि कोई आके उसको भीख में 1 करोड़ रुपया देता है तो हॉस्टल बना दिया जाता है, रिपेयरिंग हो जाती है। कोई आके 1.5 करोड़ रुपया उसके शताब्दी दिवस पर दे देता है, 2 करोड़ रुपया दे देता है तो उसका मेंटेनेंस हो जाता है। अन्यथा सरकार, पटना यूनिवर्सिटी के पास उतना पैसा भी नहीं है आज कि वो अपना मेंटेनेंस खुद से कर सके। इतना समृद्ध यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, जहां बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, आज वो बर्बाद हो गया। इसमें कहीं ना कहीं हमारी दोनों सरकारें दोषी हैं। अब लालू यादव जी ने प्राइमरी एजुकेशन बिहार का पहले ही ध्वस्त कर दिया। जिस समय आए 90 से 95 तक के बीच में उन्होंने चरवाहा विद्यालय पर ज्यादा फोकस किया। आज देखिए कि लोग स्मार्ट क्लासेस चला रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। आप दिल्ली जाइएगा तो आपको स्मार्ट क्लासेस चलते दिखेंगे। आज से पहले भी दिल्ली, अब तो मान लीजिए कि केजरीवाल का समय, इसके पहले भी दिल्ली, जब शीला जी वहां की चीफ मिनिस्टर थी, उस वक्त भी दिल्ली का जो सरकारी स्कूल था वो लाख गुना बेहतर था बिहार से। सारे फैसिलिटीज थे, सारे टीचर्स उतने ही अच्छे थे। आज बिहार में लोग टीचर बनना किस लिए चाहता है कि उसको पता है, तो आए दिन वीडियोस वायरल होते हैं, ट्यूसडे का स्पेलिंग टीचर को नहीं आ रहा है, तो पहाड़ा उसको 10 का 19 का नहीं आ रहा है, स्पेलिंग उसको नहीं आता है, अब कलर्स कितने हैं वो बता नहीं सकते हैं। तो यहां आज शिक्षक इसलिए लोग बनना चाहते हैं। सरकारी नौकरी अगर बिहार में हो गया आपका, तो फिर आप कॉलेजेस में आपको टीचर्स उपस्थित नहीं मिलेंगे। स्कूल्स में किसी दिन औचक निरीक्षण पर कोई पहुंच गया है, बीडीओ एसडीओ, तो उस दिन टीचर नाराज मिलेंगे। ये सारी चीजें बिहार में करप्शन का सबसे बड़ा कारण हो गई। तो प्राइमरी एजुकेशन तो लालू जी ने खत्म कर दिया। उसके बाद आया जब हायर एजुकेशन का, जहां तक वो बचा हुआ था, आपको 2008 तक हायर एजुकेशन बिहार का लगभग बचा हुआ था। 8 में नीतीश जी अचानक से एक प्रस्ताव लेकर आते हैं और उन्होंने इंटरमीडिएट, मतलब +2 जो था यहाँ का, उसको यहाँ से आईएससी खत्म कर दिया पटना यूनिवर्सिटी से। पटना यूनिवर्सिटी से आईएससी खत्म होना और इसके पैर पर कुल्हाड़ी पड़ने वाला काम हो गया। क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में, देखिए, आज भी बिहार का ये मानना है, बिहार के अभिभावकों का मानना है, पेरेंट्स का मानना है कि बच्चा +2 तक कम से कम बिहार में पढ़ना चाहिए, अपने सामने पढ़ना चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए जिस तरीके का +2 में उनको मार्क्स है, उस हिसाब से उनको उनके कॉलेजेस का चयन करना उनके ऊपर। इंटरमीडिएट का परीक्षा होता था यूनिवर्सिटी से, तब तक
पटना यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा समृद्ध था। जब तक पटना कॉलेज में लड़के पढ़ते थे, जब तक साइंस कॉलेज में लड़के +2 में पढ़ते थे, मतलब आईएससी में पढ़ते थे, जब तक आईए करते थे पटना यूनिवर्सिटी से, तब तक पटना यूनिवर्सिटी के लड़के, तब तक पटना यूनिवर्सिटी एक अपना अलग रुतबा लेकर चलती थी। पटना यूनिवर्सिटी में सब लोग, पूरे 38 जिला से लोग तैयार होते थे कि हमको किसी तरीके से पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना। यहाँ तक कि हम लोग के समय में तो 2010 के करीब बाहर से भी जिम्बाब्वे और तंजानिया से लड़के यहाँ पढ़ते थे। उस समय कॉमर्स में, चाहे मेरा क्लासमेट था एक तंजानिया का, तो बाहर से भी लोग यहाँ भेजते थे बच्चों को पढ़ने के लिए। आज पटना यूनिवर्सिटी में पटना का बच्चा नहीं पढ़ना चाहता। क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा? एक तो आप इंटर खत्म कर दिए यहाँ से। इंटर ही एकमात्र ऐसा समय होता है विद्यार्थी जीवन में जब 10th पास करने के बाद आपके मार्क्स के बेसिस पर आपका जो सबसे बेहतर बिहार का कॉलेजेस है उसमें आपका एडमिशन होता है। और पटना यूनिवर्सिटी एक रिप्यूट होल्ड करता था कि जिनको 85% से ऊपर 90% है, उन्हीं का साइंस कॉलेज में एडमिशन होता था। 10th में जिनको 90% था, जिनको 85% होता था, उनको पटना कॉलेज में एडमिशन होता था, बीएन कॉलेज में एडमिशन होता था। उसके बाद जिनको 75 से 80% के बीच में होता था, और उसी हिसाब से कॉलेजेस में भी ग्रेडेशन किया हुआ था। आज देखिए, अब जब जो सबसे ज्यादा बच्चा जिस समय में एडमिशन लेता है किसी कॉलेज में, आपने उसको खत्म कर दिया। उसी से कॉलेजेस का सारा, ये फाइनेंस का सारा काम चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन सारा चल रहा था, उसी से मेंटेनेंस कॉलेज की चल रही थी, बंद हो गई। अब ग्रेजुएशन में कितना लोग आपके यहाँ एडमिशन लेता है? आज +2 लोगों के साथ मजबूरी हो गया कि 10th के बाद आप अपने ही स्कूल से +2 कीजिए, या +2 आपको पैसा देकर किसी प्राइवेट स्कूल से ही करना है। भले आप उसको 20,000 रुपए आपसे ले, 50,000 आपसे ले, लेकिन आपको मजबूरी है कि आप +2 कीजिएगा उस स्कूल से। और नहीं तो ऐसे स्कूल से आपको करना पड़ेगा जहां पंचवर्षीय योजना, या ऐसे कॉलेजेस में आपको करा दिया जाएगा जहां के आपको पंचवर्षीय योजना के तहत पता नहीं कब उसका फॉर्म भराएगा, कब उसका ये फॉर्म आएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो पटना यूनिवर्सिटी जहां सबसे ज्यादा बेहतर सिचुएशन था स्टूडेंट्स का, वो खत्म हो गया। हायर एजुकेशन में अब लड़के एडमिशन नहीं ले रहे हैं यहाँ, क्योंकि इससे बेहतर कॉलेजेस दिल्ली में, उत्तराखंड में, आपको जयपुर में बन गए। और यहाँ ये अपना खुद का जो पेमेंट नहीं कर पा रहा है अपने टीचर्स को, जो पेमेंट नहीं इसको मिल पा रहा है अपने इसके स्टाफ्स को पूरे फुल तरीके से, तो वो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज आपके लिए कहाँ से डेवलप करेगा? तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों का पलायन का एक कारण ये भी बन सकता है क्या? यही कारण ही है। इसके पहले आप 2010 तक का स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखिए, तो पटना से बच्चा बाहर ज्यादा नहीं जाता था पढ़ने के लिए। लोग, बिहार के बच्चे पटना ही आते थे पढ़ने के लिए। इससे पटना का भी विकास था, पटना का भी विकास होता था, और यूनिवर्सिटीज का भी। आप देखिए कि आज बिहार में, पटना में जो यूनिवर्सिटीज में अभी भी +2 चल रहा है, उनको देखिए A+ NAC द्वारा दिया गया है, UGC द्वारा दिया गया है, सारी फैसिलिटीज उसको, उनका ग्रेडेशन एकदम हायर सर्टिफिकेट किया गया है। वहीं देखिए पटना यूनिवर्सिटीज में जहां हर कॉलेज A मार्किंग पर था, आज सिर्फ एक पटना वुमेन्स कॉलेज बच गया है, वो क्योंकि प्राइवेटाइज है, आधा प्राइवेटाइज है, हाफ इस पे चल रहा है। तो सिर्फ एक मगध महिला को भी प्राइवेटाइज कर दिया गया है, तो अब उसमें भी A+ उसको मिलने लगा। अन्यथा जो भी गवर्नमेंट के अंडर में है अभी कॉलेजेस पटना यूनिवर्सिटीज के, उनको देखिए कि आपको C ग्रेड भी नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि गवर्नमेंट फंड देने में असक्षम है, गवर्नमेंट उनका मेंटेनेंस करने में असक्षम है, और जब वो खुद से अपना मेंटेनेंस कर रहे थे तो उसको भी बंद करा दिया गया। आज पटना यूनिवर्सिटी में टीचर्स में नो डाउट कि वहां टीचर्स A ग्रेड के हैं, सबसे क्वालिफाइड टीचर्स पटना यूनिवर्सिटी में, और क्वालिफाइड टीचर्स को ही रखा जाता है वहां। +2 में भी यही होता। आज आप किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं, +2 करते हैं, और यहां एक कंपटीशन देकर अपने प्रतिभा के दम पर, उतना कंपटीशन फेस करने के बाद कोई सरकारी नौकरी लेकर किसी कॉलेज, सरकारी कॉलेज में जाता है, पटना यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में, वो एक आपको पढ़ाता, और एक कोई स्टूडेंट या फिर कोई एक एडहॉक पर जो पढ़ा रहा है वहां, वो दोनों में फर्क आ जाएगा कि नहीं आएगा? और अगर हमको ये समझ में आती है, कहीं ना कहीं यही कारण है कि कोचिंग का ट्रेडिशन इतना ज्यादा बढ़ गया। अब बिहार में कोचिंग वालों ने धंधा शुरू कर दिया। ये कोचिंग उसी कारण से शुरू हुआ क्योंकि अब टीचर्स आपके अवेलेबल नहीं है, बच्चा मजबूर है कि हमको स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, और जो लड़के नहीं उतना कर पा रहे हैं वो लोग फ्लाइंग ले लेते हैं। हमको स्कूल ना जाना पड़े उसके लिए वो लोग यहाँ कोचिंग ज्वाइन कर ले रहे हैं। अब कोचिंग ज्वाइन करके आप यहाँ कोचिंग परंपरा को पटना में बढ़ावा मिल गया, या जो पढ़ाई स्कूल और कॉलेजेस में होना था वो बंद हो गया। अब स्कूल वाले जो टीचर्स हैं वो प्राइवेट कोचिंग शुरू कर दिए, कॉलेजेस में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो भी अपना अलग से शुरू कर दिए प्राइवेट कोचिंग। तो इस वजह से अब स्कूल में पढ़ाई, स्कूल में उनका, सरकारी स्कूल में आना जाना कम हो गया टीचर्स का। सैलरी जिस दिन लेना है उस दिन पहुंचते हैं, बाकी दिन अपने कोचिंग पे ध्यान देते हैं। तो उनका तो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं से उनको निकालना है, सरकार तो दे नहीं रही है समय पर,
तो अगर नहीं कोचिंग करें तो उनके साथ मजबूरी हो गई है। और यही एकमात्र कारण है कि यहाँ से बच्चों का पलायन, यहाँ सबसे ज्यादा कोचिंग प्रथा शुरू हो जाना, ट्यूशन प्रथा शुरू हो जाना, और अब लूट का ये बाजार बन गया है। अब बच्चे यहाँ पढ़ कम रहे हैं, लूट ज्यादा रहे। और वर्तमान और भविष्य में सरकार को शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या करना चाहिए आपके तरफ से? जितने पुराने इंस्टीट्यूशन है ना, पहले उनको मजबूत कीजिए। नया इंस्टीट्यूशन आप खोल दे रहे हैं, पुराने को कोई देखने वाला नहीं है, नया बनते जाएगा, फिर एक समय आएगा ये पुराना हो जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा, फिर नया, तो यही बनते जाएगा। और जो पहले से एक अपना बनाए हुए है वर्चस्व, जिसमें पहले से सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, उसको आप बंद कराने के कगार पर ले आए। पहले अपना इतिहास को संवारिए, वर्तमान अपने आप संवर जाएगा। तो जो आपके बाप दादाओं ने, आपके पूर्वजों ने जिसके बदौलत पढ़ाई करके आपको यहां तक पहुंचाया है, आप उसको खत्म करने में लग गए हैं। पहले उसको बताइए। आप अपना इतिहास को जब संजोग के रखते हैं ना, तभी वर्तमान आपका बढ़िया हो जाता है। आपके इतिहास के कारण ही आपका वर्तमान है, तो उसको मत भूलिए। और सरकार से, बच्चों से हमारा निवेदन है कि आप भी सरकार से अपील कीजिए कि पटना यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटीज को, जिनका एक रुतबा रहा है, जिनका एक प्रभुत्व रहा है बिहार में, उसको पहले डेवलप करवाएं, उसको पहले उसका विकास पर ध्यान दें। उसमें टीचरों की वैकेंसीज के लिए मांग उठाएं। उसमें पहले आप मांग उठाइए कि वहां जो टीचर्स नहीं है, जहां जहां रिक्त स्थान है, उसको भरा जाए। क्योंकि अब पटना यूनिवर्सिटी ने आज लगभग 13-14 साल से अपना वैकेंसी नहीं निकाला है। जो टीचर्स है वो रिटायर करते चले जा रहे हैं। एचओडीज लगभग, अब क्योंकि नियुक्ति ही नहीं हुई है, तो एक समय अभी कुछ दिन के बाद ऐसा आएगा कि सारे टीचर्स रिटायर कर जाएंगे, तो पूरा यूनिवर्सिटी जो है ना, वो सिर्फ एडहॉक के बेसिस पे चलेगा। तो ये कैसे चल सकता है? कोई जिम्मेदारी नहीं। आप जब तक परमानेंट नहीं रहेंगे, आप तब तक उसमें काम ही नहीं करेंगे उतना मन लगा के, क्योंकि आप जान रहे हैं ना कि हम तब तक दूसरा भी विकल्प देखें, क्या पता यहाँ परमानेंट होंगे नहीं होंगे। और इसलिए मन लगा के ना टीचर इसमें पढ़ा पाता है, ना बच्चे पढ़ पाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है इसका। तो फाइनली देखें, कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है, और विश्वविद्यालय ही नहीं, बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था पे अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इनका मानना है कि पुराने इतिहास को सरकार वर्तमान में ध्यान न देकर नए नए इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत करने में लगी हुई है। और आने वाले समय में अगर यही सिस्टम बनी रही, तो जो आज इंस्टीट्यूशन नया है वो भी कल पुराना होगा, और उसे भी सरकार कल छोड़ेगी। इनका कहने का स्पष्ट मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार को पुरानी धरोहर जो भी है, पटना विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय और जो भी इनसे जुड़े हुए कॉलेजेज हैं, और भी पूरे बिहार में शिक्षण संस्थान जो भी हैं सरकार के अंडर में, उसे सरकार ईमानदारी से संभाले, ताकि ये कोचिंग का जो परंपरा है इसको भी थोड़ी सी दबाया जा सके, थोड़ी सी कमजोर किया जा सके, और यहाँ की शिक्षा की क्वालिटी में थोड़ी सी बढ़ोतरी की जा सके, जिससे बच्चे का भविष्य पूरा ब्राइटफुल हो, चमकीला हो, उज्जवल हो, ताकि आने वाले समय में हमारा बिहार फिर से उस मुकाम तक पहुंच सके जो कभी इतिहास में हुआ करता था। तो मैं इसी तरह से आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि आप शिक्षण संस्थान को मजबूत बनाने में अपनी सहभागिता जरूर दें। नमस्कार।